आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन सोजिश पैदा करने वाली खुराक कि ऐसी कौन सी खुराक है सबसे आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक के जो इन्फ्लेमेशन दे रही है हमारी बॉडी को। इन्फ्लेमेशन की मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है, जिसमें कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मदाफ़त है, जिसने कि हमारे जिस्म की हिफाजत करनी होती है, वही हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह बनती है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर उसकी वजह से एलर्जीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप लोगों को मुख्तलिफ खाने जो उनसे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ये सारी फिर चीज़ें स्टार्ट होती हैं इन्फ्लेमेशन से। अब बात आती है कि इन्फ्लेमेशन किस चीज़ से होती है। इन्फ्लेमेशन के पीछे हम ऐसे कौन से खाने हैं कि जिससे इन्फ्लेमेशन होती है हम लोग ना खाएं। अब कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं वो लोग कहते हैं कि जी हमें रेड मीट से इन्फ्लेमेशन होती है, हम रेड मीट खाएंगे तो वो हमें एलर्जीज क्रिएट करता है या इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में देता है। इन्फ्लेमेशन का किस तरह से पता चलता है, बॉडी रिएक्शन होता है ना, कुछ एलर्जीज हो जाती हैं और मुख्तलिफ इशूज़, डाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, ये सारे इशूज़ हो जाते हैं जो बताते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रही है। और जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है तो फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो जाती है। अब कुछ वेजिटेरियन कहते हैं कि हमें रेड मीट से होती है, जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें फाइबर से हो जाती है, जबकि रेड मीट से बहुत से लोगों को नहीं होती है। रेड मीट खाने से, मुझे रेड मीट खाने से इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। और इसके अलावा जो फाइबर है, फाइबर में जैसे कि आ जाती हैं वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं वेजिटेबल से इन्फ्लेमेशन होती है, जबकि वेजिटेबल्स में जिस तरह पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये वाली जितनी भी ये हैं, ये तो ब्लोटिंग को ख़त्म करती हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती हैं। तो फिर ये चीज़ें किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। अब नेट पे अगर फाइबर की, आज के इस वीडियो में मैं फाइबर को लेकर डिस्कस करूंगी कि फ़ाइबर को किस तरह से लिया जाता है और फाइबर किस तरह से हमारे लिए इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। अगर फाइबर को हम लोग गूगल पर सर्च करें तो कि ये इन्फ्लेमेटरी है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी आता है। उस पर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो वो कहते हैं फाइबर तो इन्फ्लेमेशन यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है या इन्फ्लेमेशन नहीं देता है। तो फिर मैं कैसे कह रही हूँ कि फ़ाइबर जो सा है वो मैं कह रही हूँ कि फ़ाइबर से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, सोजिश हो रही होती है, या ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ भी लेके जा रहा होता है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे कि अनफर्मेंटेड, ठीक है, फाइबर अनफर्मेंटेड जो सा फाइबर है वो इन्फ्लेमेशन देता है, वो सोजिश देता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की तरफ लेके जाता है। अनफर्मेंटेड किस तरह से, ये मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। हमारी जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, बैड और गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए डाइजेशन के लिए। अब जब हम लोग ये फाइबर खाते हैं वो उसको पीसीज में कन्वर्ट करके काबिल हज़म बनाते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया, और वो गुड बैक्टीरिया किधर होते हैं, हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये गुड बैक्टीरिया उसको जो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करके काबिल हज़म बनाने के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो फिर तब फर्मेंट होता है ये फाइबर, और तब जब ये फर्मेंट होता है तो तब काबिल हज़म होता है। जब ये फर्मेंट नहीं होता, अंदर जाके वैसे का वैसा पड़ा रहता है हमारे स्टमक में, वैसे का वैसा हमारी आंतों में चला जाता है अनफर्मेंटी, तो फिर वो जाके वहाँ पे ब्लोटिंग, गैस की वजह बन रहा होता है। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मज़ीद रहना शुरू हो जाती है इस तरह से, ये वाला इशू क्रोनिक किस्म क्रोनिक कहते हैं ज़्यादा लंबे अरसर तक कोई बीमारी चलने वाली, तो फिर वो जाके ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह बन रहा होता है और लीकी गट की वजह बन रहा होता है, ठीक है। अब लीकी गट के पीछे अब लोग कह रहे होते हैं कि जी हम लोगों को लीकी गट है, हमारी लीकी गट कहते हैं कि जो आंतें होती हैं वहाँ पर, जिस तरह से अब मैं कह रही हूँ कि ये फाइबर है। अब पहली बात तो यहाँ पे इस पर थोड़ा बहुत काम स्टमक में होना होता है, वहाँ पे नहीं, आपके पास गुड तेज़ाब नहीं है तो वहाँ पे ये काम नहीं हो पाया है। वैसे इसके पार्टिकल चले गए आंतों में। अब आंतों में जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो उनका खाना है, गुड बैक्टीरिया का, ये फाइबर गुड बैक्टीरिया का खाना होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि खाना आए हमारा और हम इसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें। अब वहाँ पे वो छोटे गुड बैक्टीरिया हैं ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो पाएगा, कैसे फर्मेंट हो पाएगा। तो फिर वो वजह बनता है इसकी कि वैसे का वैसे वो बड़े पार्टिकल्स हमारी आंतों में चले जाते हैं। वहाँ पे फिर वो सारा, ये प्रोटीन होती है ना, फाइबर क्या है, ये गंदम क्या है, ये वीट है, ये प्रोटीन है, ये
ठीक है। ये और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब ये थोड़े इश्यूज साथ में चल रहे हों, एसिड स्टमक का तेज़ाब अच्छा ना बन रहा हो, उसके अलावा ये आंतों में गुड बैक्टीरिया ना हो, तो फिर ये इसको हज़म करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वैसे के वैसे इसके पार्टिकल जाके वहाँ पे सुराख कर देते हैं और वो लीकी गट हो जाता है इशू। तो लीकी गट का मतलब है कि वहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब आंतों ने करना होता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में, अच्छी ग़िज़ाइयत होती है, उसने वहाँ पे एब्जॉर्ब करके हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने होते हैं, लेकिन वो नहीं बना पाते हैं वहाँ पे जब वो है ही नहीं गुड बैक्टीरिया। हारून, आपका ये इशू किस वजह से 3-4 सालों के साथ से आपके साथ ये इशू चल रहा है? आप मेडिसिन लेके थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका नहीं सही हो पा रहा है। आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट डिटेल से सुनिएगा कि रीज़न इसके पीछे क्या है, और फाइबर को ही आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि शायद ये हल्का है, दलिए खा रहे होते हैं और इस फॉर्म में ले रहे होते हैं कि ये हमारी हाजमे के लिए ये हल्के हैं ये शायद, और ये अच्छे हैं। गोश्त की बजाय जो यखनी वगैरह का मैं कह रही होती हूँ कि वो यूज़ करना है, उसकी बजाय इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, जबकि गुड बैक्टीरिया है ही नहीं। और आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, उससे जो बैड बैक्टीरिया, हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करने हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और वो भी बैड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो और मज़ीद मसला क्रिएट कर देते हैं इनकी डाइजेशन में। तो अब किस वजह से ग्रो हुए हैं? अब एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं, उसका मेडिसिन से ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं, वो उन बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते करते वो गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती हैं ये एंटीबायोटिक्स। और फिर जब अंदर है ही नहीं बैक्टीरिया, तो वो फिर आपको किस तरह से आप लोगों का मसला सॉल्व हो पाएगा? ये मेडिसिन भी नहीं कर पाएंगी। इसी वजह से आपका इशू भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है कि एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं और बैक्टीरिया बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हुए हुए हैं। अब यहाँ पर और फाइबर जबकि एक अच्छी चीज़ है फाइबर को, लेकिन अगर आप लोगों का पूरा सिस्टम अंदर अच्छा है ना, तो तब ये अच्छी चीज़ है। अब ये आपकी एंटीबायोटिक्स, अब पहले आप समझ लें कि कौन कौन सी चीज़ों से आपको ये इशू होते हैं, और जो लोग दूसरे बच सकते हैं, जिनको ये इशू नहीं है अभी, वो लोग किस तरह से इन सोजिश करने वाली इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, पहले नंबर पर जो बच्चे सी सेक्शन से हो रहे हैं, उनमें जो वजाइनल जो इम्यूनिटी है वो बच्चों में कन्वर्ट मां से नहीं हो पाती है, उस इम्यून सिस्टम इनका लो है, जिसकी वजह से इनके गुड बैक्टीरिया इनके अंदर ऑलरेडी कम होते हैं आजकल के बच्चों के अंदर। उसके बाद एक रीज़न ये आ गई, माँ का दूध ना पीना, उससे इम्यूनिटी आनी होती है बच्चों में, वो नहीं आ पाई उनमें। और उसके बाद बात आ जाती है हमारे खानों पे, हमारी डाइट पे, हमारे लाइफस्टाइल पे। जो ये फाइबर से बनी हुई ये चीज़ें जो सी हैं, ये मैदे वगैरह की बनी हुई पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, ये सारी चीज़ें जो सी हैं, प्रोसेस्ड जो सी चीज़ें हैं, वो अब उनकी इम्यूनिटी लो करने में ये अपना रोल, बाकी का जो बचा कुचा रोल है, इन चीज़ों ने प्ले कर दिया है। और हम बच्चों को बड़े शौक से ये सारी चीज़ें खिला रहे होते हैं कि चलो हमारा बच्चा कुछ तो खा रहा है, लेकिन वो कुछ भी खा के तो वो गलत सारा उनके साथ वो हो रहा होता है बच्चे के साथ, अंदर उसके गुड बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो रहे होते हैं। अब मैं कहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा करने वाली सबसे नंबर 1 चीज़ प्रोसेस्ड फूड्स हैं। ठीक है, फाइबर आ जाता है, फाइबर से भी ज़्यादा जो बुरी चीज़ है प्रोसेस्ड फूड है। उसमें अब क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसमें शुगर भी यूज़ हो रही है, उसमें ये फाइबर भी यूज़ हो रहा है, यानी कि आटा और मैदा, ये इस फॉर्म में फाइबर आ गया, ये यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इसमें वो ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले जा रहे हैं, इसके अलावा उसको उसकी खुशबू और उसके अंदर वो उसको मज़ेदार बनाने के लिए जो उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के उस तरह जहर आलूद उन खानों को बना रही होती हैं, और वो बच्चे खाते हैं, और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो होती है तो उनमें गुड बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उनके गुड बैक्टीरिया। अब ये चीज़ें बनी हुई हैं जो कि यूज़ की गई हैं और कर रहे हैं बच्चे, और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है, उसकी वजह से उनके गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो रहे हैं। जबकि फाइबर तो एक अच्छी चीज़ है, मैं बता रही हूँ कि जो उनका खाना है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया है, फाइबर उनका खाना होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया होंगे तो वो खाना खाएंगे ना। अब सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर को भी आप लोग वो देख लें कि अब जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो हमारे स्टमक में जाते ही एक जेली टाइप जो सी लेयर बना देता है, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रही होती है, छोटे पीसेज में कन्वर्ट करने में उसको हेल्प कर रही होती है।
जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आंतों में जाता है और वो फिर हमारे गुड बैक्टीरिया का वो खाना बनता है, वो उसको फिर वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर वो हेल्दी होते हैं जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, और हमारी डाइजेशन को, हमारी इम्यूनिटी को, इन सब चीज़ों को वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इस वजह से फाइबर अच्छा है, लेकिन उसको बुरे में कन्वर्ट अब किस तरह से हो गया हुआ है कि आपके गुड बैक्टीरिया नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप लोगों का पहला काम डाइजेशन नहीं इधर करना होता है। तो अब ये सारी चीज़ें मिल के तो आप लोगों को वो इन्फ्लेमेशन दे रही होती हैं, इन्फ्लेमेशन से फिर वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरफ फिर वो चले जाती हैं, वो डायबिटीज़ और अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें, फिर सारी बीमारियां का स्टार्ट यहाँ पे इन्फ्लेमेशन से है, सोजिश से है। और उसका मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, खुदारा अपने बच्चों को वो कम से कम करते 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 बिल्कुल आउट कर दें लाइफ में से उनकी। अब ये सबको स्टेप लेना पड़ेगा। अब ये मैं अपनी बेटी को नहीं देती हूँ तो मेरी बेटी दूसरे बच्चों को जब खाता हुआ देखती है, उनकी खुशबू, उनकी स्मेल उन खानों की, तो फिर उससे इसको भी हो रहा होता है। फिर मुझे मजबूरन हफ्ते में एक मरतबा अपनी बेटी को पिज़्ज़ा खिलाना पड़ता है कि ताकि इसकी नीयत भूखी ना हो जाए और इसके अंदर वो चीज़ ना हो जाए। पहले मैं खिलाती थी सारा कुछ, ये मेरी बेटी की भी इम्यूनिटी लो थी और अभी भी मैं बड़ी मुश्किल से उसे सीधा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। ये 2-3 साल से जब स्टडी करना स्टार्ट की है, तब से मैंने ये सारी रिसर्चेस पढ़ना स्टार्ट की हैं, तब से मुझे पता चला है कि ये सारी रीजंस क्या हैं। तो उसकी वजह से मेरी बेटी के साथ भी ये इश्यूज़ थे और अब बड़ी मुश्किल से मैं ये सोल्यूशन की तरफ आ रही हूँ। तो अब उसे हफ्ते में एक मरतबा ये इस वजह से खिलाना पड़ता है कि स्कूल में लंच जो है वो बच्चों का माएँ ये सारा कुछ दे के भेज रही होती हैं, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें उनके लंच में जा रही होती हैं। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अपने बच्चों के लंच को, वो इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों का लंच क्या होना चाहिए, उसका वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। और इससे आप लोगों ने ये आज के वीडियो से ये सीखना है कि हमने ये थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को 1 महीने में 1 मरतबा पे ला गए, पहले 2 हफ्ते में 1 मरतबा पे लेके आए, फिर 3 हफ्ते में, फिर इस तरह से करके गुड ऑयल्स दें, प्रोटीन दें, बच्चे अंदर से रज जाएं, उनको हो ही ना, रिक्वायरमेंट ही ना हो कि हमें कुछ खाने के लिए मिले, गुड फैट उनकी ऐड करें उनकी डाइट में। और आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें। बहुत से लोगों को ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि वजह बन रही होती हैं बहुत बड़ी बीमारी की। अल्लाह हाफिज़।